वेलकम टू माय चैनल। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th अपियर कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कुछ स्टूडेंट्स जो कि वनडे एग्जामिनेशन या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि वीडियो के एंड तक का आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर के जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन इसलिए है कि जिससे कि आपके ट्रू फॉल्स फिलअप्स और वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स वो सारे कवर अप हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टॉपिक आज का। ये है पार्ट 2, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। और पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये है कुछ फीचर्स इस चैनल को जो स्पेसिफिक बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी पूछ रहे हैं। रिमेंबर, रिकॉल करिए, पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है सारी जो जितनी भी बॉडी की आर्टरीज होती हैं उनमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। ए आर्टरी ऑक्सी, ओके, ए आ वोवेल आ रहा है ना, ए आर्टरी और ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रिच। और वेन्स में कैसा होता है, वेन्स यानी कि ये क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड। याद है आपको? चलिए, अच्छी बात है। लार्जेस्ट आर्टरी पूछ रहे हैं जिसमें कि सबसे बड़ी आर्टरी जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ए है पल्मोनरी आर्टरी, बी है ऑप्शन रीनल आर्टरी, सी है ऑर्टा एंड डी है कोरोनरी आर्टरी। देखिए, जो भी आर्टरी होगी उसमें ये सबसे बड़ी पूछ रहे हैं, तो घर के सबसे बड़े मेंबर को रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है ना, तो थोड़ा सा और उसका नाम अच्छे से लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा उसी तरीके से, यस, बी ऑर्टा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, कोई भी जो भी आर्टरी होगी ना, जिस भी पार्ट में होगी, तो उसके पार्ट के आगे लिखा हुआ होगा। जैसे पल्मोनरी रिलेट करता है ब्रीदिंग से, लंग से, जो लंग्स में होगी, ठीक है। और जो रीनल आर्टरी होती है तो वो अलग सिस्टम में होगी, यानी कि आपकी किडनी वाली जो होती हैं। ओके, तो यहाँ पे लेकिन ये मेन ऑर्टा की बात करें, ये घर का बिल्कुल मुखिया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो सिंगल होता है ना, वो कहीं किसी स्टेट का नहीं होता ना, तो किसी जो पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड नहीं होती है। जो मेन आर्टरी होती है जो डायरेक्टली हार्ट से निकल रही है, सबसे बड़ी वाली, ओके, जिसमें कि सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेंट्रिकल से हमको मिला है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रिच, वो पूरा पहले पोर किया जाता है। और फिर उसको ये आर्टरी छोटे छोटे ब्रांच में इस तरह से डिवाइड होके पूरी बॉडी की हर एक सेल में जाती है। ओके, सो ऑर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल टू दी होल बॉडी। ओके, हम इसी तरह से ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि पार्ट 1 को रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको रिकॉल होता रहे और लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग वे में हो जाए। ओके, सो विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा है ब्लड ग्रुप जो कि हर ब्लड ग्रुप वाले को दिया जा सकता है। तो डोनर यानी कि दिया जा सकता है, हिंदी में भी डिक्टेट कर रही हूँ जो हिंदी मीडियम के हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी टर्म्स क्लियर हो जाएं, तो इसके लिए मैं हिंदी में भी बता दे रही हूँ। इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को, यानी कि यूनिवर्सल डोनर सारे के सारे ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। ए, ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, सी है ए बी और डी है ओ। तो यूनिवर्सल डोनर, डोनर याद रखिए, मैं उसको लर्निंग का तरीका बता रही हूँ। डोनर, देखो डी में क्या आ रहा है, डी ओ, ओके, डोनर, तो ओ आ रहा है ना, तो ओ याद रखिए। रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, ब्लड ग्रुप ओ, डोनेट ब्लड टू दी ऑल ब्लड ग्रुप। देखिए यहाँ पे इसीलिए पिक्चर मैंने भी रखी हुई है, जैसे कि आपको ना हर चीज़ प्रूफ के साथ, ठीक है। एक चाहिए होता ना कि मैम ये एग्जाम्पल दीजिए, इसका कैसे होगा, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं, राइट। सो ए ओ वाला देखिए, हर किसी के पास ब्रांच है इसकी, ओके, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ए बी वाला सिर्फ ए बी को देगा, बी वाला बी को और ए बी को देगा, ए वाला जो है वो ए को देगा और ए बी को देगा, लेकिन ओ वाला जो है बेचारा बड़ा दानी है, ठीक है, तो ये सबको देता है। ओके, सो नेक्स्ट है
विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, देखिए आपने अगर डोनर याद कर लिया ना, डोनर, ओके, तो डोनर में ओ आ रहा है तो ओ से ओ आ गया। अब रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सबसे लेता है, देता नहीं है, देता है सिर्फ अपने वाले को, कंजूस टाइप का। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा ए ओ, बी है ए, और सी है ए बी, एंड डी है बी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा, आंसर इज सी, ए बी। यानी कि जो ए बी वाला है ना, देखो हमने यहाँ पे पिक्चर देखी थी ना, ओ वाले के पास सबका एरो है, मतलब ओ वाला सबको दे रहा है, लेकिन ये ए बी वाला सिर्फ अपने आप को ही देगा। ठीक है, ये और किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं करता। सो पीपल विद द ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द ऑल ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये सब से लेगा लेकिन देगा किसी को नहीं, देगा तो सिर्फ ए बी वाले को देगा, अपने कम्युनिटी वाले को देगा। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड इन दी ब्लड। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। ए है प्लाज्मा, बी है प्लेटलेट, सी है आरबीसीज, डी है डब्ल्यूबीसीज। एक बार फिर से रिकॉल करिए, आरबीसीज किससे रिलेट थी, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन से। डब्ल्यूबीसीज किससे रिलेट थी, WWF याद रखिए, तो ये फाइटिंग यानी कि जम से फाइट करने में। ओके, प्लेटलेट्स का काम क्या था, ये एज अ टेलर वर्क करता है, जो कि प्लेटलेट्स क्या करता है, इस तरीके से जाल बनाता है जिससे कि क्लॉटिंग होती है। ओके, तो आंसर क्या हुआ हमारा, ए प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड द वेस्ट मटेरियल डिजॉल्व इन इट। क्योंकि ये एक तरीके से, जो भी आप डाइजेशन वाला मेरा जो है वीडियो उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो ब्लड, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाता है, बिल्कुल एक लिक्विड बना दिया जाता है, उसको फिर ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ब्लड का जो ये प्लाज्मा वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या करता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि आपने जो कुछ भी खाया है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, उसको लेके बॉडी हर सेल तक जाएगा। ओके, सो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड द वेस्ट मटेरियल। इस प्लाज्मा के लिए भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि जैसे यहाँ पे एक हमने ग्लास लिया है और हमको लैमिनेट बनाना है, शिकंजी बनानी है, राइट। तो ये जो वाटर वाला पार्ट है, ठीक है, शुगर वाला हो गया हमारा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज कम होती हैं नंबर्स में, तो इसको हल्का सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट मान लीजिए, और जो लेमन डाला है वो आप प्लेटलेट्स मान लीजिए। और ये जो पानी आपने भरा है ना, जिसमें आप लैमिनेट शिकंजी बनाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड दी प्लाज्मा। इसको रिलेट करके याद करोगे, ये टॉपिक बहुत ही लेंदी है, इस पे मुझे एक और वीडियो शायद बनाना पड़ जाए, क्योंकि अभी इस पे ब्लड प्रेशर और भी चीज़ें हैं, तो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में बनाया है। ओके, सो आप रिलेट करके याद करेंगे, डेफिनेटली हो जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। सो प्लाज्मा कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड द वेस्ट मटेरियल डिजॉल्व इन इट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, रिकॉल करिए अगर आपने पार्ट 1 देखा हुआ है। ए है फाइट इन्फेक्शन, बी है क्लॉट ब्लड, सी है कैरी ऑक्सीजन, एंड डी है डाइजेस्टेड फूड। ये जो भी पीछे ऑप्शंस दिए गए थे ना, उन्हीं का ही है। फाइट इन्फेक्शन रिकॉल करिए, WWF से WBCs, क्लॉट ब्लड मैंने अभी क्या बताया, प्लेटलेट्स। मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। कैरी डाइजेस्टेड फूड, दैट वाज प्लाज्मा, एंड बचा गया हमारा कैरी ऑक्सीजन। यस, hemoglobin is a red pigment in RBCs that transport oxygen। एक यही हमारा बेचारा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्लोबिन लगा हुआ है। ओके, तो ये प्रोटीन होता है जिस आरबीसीज के अंदर है प्रोटीन, उसके आरबीसीज का ही प्रोटीन है, जो कि ऑक्सीजन, जो ये हम ब्रीदिंग में ले रहे हैं ना, टेक इन कर रहे हैं ऑक्सीजन को और इनटेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या, उस ऑक्सीजन को लेके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, राइट। तो इसी को ही, यही है हमारा ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल, और वो भी रेड पिगमेंट, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, राइट। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन। यहाँ पे पूछ रहे हैं ब्लड प्रेशर इनमें से किस में
सबसे ज़्यादा होता है। ए है वेन्स, बी कैपलरी, सी आर्टरीज एंड डी वेन्यूल्स। सो यहाँ पे तीनों चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर है हमारा आर्टरीज। देखिए, जो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सबको ऑक्सीजन रिच ब्लड देना है, तो प्रेशर भी उस पर ही ज़्यादा होगा। मान लीजिए घर वालों ने आपको कोई काम दिया है तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, अगर आप केयरलेस नहीं है तो ओके। तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि नहीं, आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, तो प्रेशर किस पे ज़्यादा है भाई? आर्टरीज पे। क्यों? क्योंकि हार्ट ने इसको क्या दिया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको बॉडी की हर एक सेल में, देखो ये आर्टरी है ना, ये ऑर्टा जो सबसे पहले बताई थी ना, ऑर्टा जो बिगेस्ट लार्जेस्ट होती है, सॉरी यस लार्जेस्ट होती है आर्टरी, तो वो कैसी है? ऑर्टा। ओके, तो ये क्या है? यहाँ से ऑर्टा निकलती है और इस तरह कुछ इस ब्रांचेस में निकल के आ जाती है, जैसे पेड़ों की जड़ें होती है ना, कि ऊपर से तो आपको एक ट्रंक दिखता है और अंदर ज़मीन के फैला हुआ होता है कुछ इस तरह ब्रांचेस में, रूट के तरह। और ये छोटी छोटी यहाँ पे ये ना, ये कैपलरी बोला जाता है, जो कि हर एक सेल के अंदर बिल्कुल एम्बेडेड होती है, यानी कि धसी हुई होती है। ओके, तो आर्टरीज रिसीव ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, सो ब्लड प्रेशर इज हाई। ओके, आर्टरीज इसमें रिसीव करती हैं डायरेक्ट हार्ट से और उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए इसका प्रेशर हाई होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द न्यूट्रिएंट्स अकर इन। ए है वेन्स, बी है आर्टरी, सी है कैपलरी एंड डी है हार्ट। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से ऑप्ट करिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है यहाँ पे? यस, आंसर इज कैपलरी। देखिए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आर्टरीज जो हैं और वो इस तरह से ब्रांचेस में, रूट लाइक ब्रांचेस में हर तरीके से पहुंच के एक सेल में पहुंच जाती है। ठीक है, एक सेल में पहुंचने के बाद मान लीजिए यहाँ पे आर्टरीज की कैपलरी भी है और यहीं पे वेन्स की भी है। ये कुछ ऐसा सिस्टम है, जैसे ये रहा आपका, इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको सर्कुलेटरी ही बता देती हूँ। ये रहा पानी का हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, आपकी सिटी में होगा। और यहाँ पे आपके जो भी कॉलोनी बसी हुई है और यहाँ पे हाउसेस हैं। ओके, इस तरीके से हाउस हैं। ओके, अब यहाँ पे एक पहले मेन पाइप जाती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्टा, और इसको आप समझ लीजिए हार्ट। ओके, ये जो मेन आर्टरी है ये है ऑर्टा, और ऑर्टा के बाद क्या है भाई? यहाँ पे ये जो ऑर्टा है वो अलग अलग घर में अलग अलग कैपलरीज में इस तरह ट्रांसफ़र हो रही है। तो भाई हर घर में देखो साफ पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, हर घर में साफ पानी जा रहा है। ठीक है, अब पूछेंगे आपकी ये यहाँ पे वेन्स क्या कर रही हैं? ठीक है, वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि नहीं होता है? ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो समझ लीजिए आपका वेस्ट वाला पानी है। आप पानी जो आपके टैप में आ रहा है वो तो वही उसको आप प्यूरीफायर से भी अटैच कर रहे हो और बाथरूम में भी यूज़ कर रहे हो, किचन में भी यूज़ कर रहे हो, सब जगह यूज़ कर रहे हो, और अल्टीमेटली वो सब गंदा होके कहाँ जा रहा है? ड्रेनेज सिस्टम में। तो ये जो है ना, ये ड्रेनेज सिस्टम का काम करती है वेन्स। ओके, अब ये जो आपने साफ पानी आया, ये रहा आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ओके, उसको हर सेल क्या कर रहा है? हर घर क्या कर रहा है? उसको यूज़ कर रहा है अलग अलग वे में, बाथरूम में, किचन में, एवरीवेयर। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि ड्रेनेज वाला जो पानी है, चाहे वो किचन में हो या बाथरूम में हो, वो कहाँ पे जा रहा है? ड्रेनेज में। ओके, अब ये ड्रेनेज क्या हमने करी है? वेन्स को। ओके, खाया पिया जो भी पचाया वो वेन्स में जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके घरों में, यानी कि सेल में, हर एक सेल में पहुंचा था ना, वो अब क्या है? ड्रेनेज में जो गया है, तो उसमें क्या बन गया? CO2। ओके, जो ड्रेनेज वाला है वो CO2 बन गया। मतलब आर्टरी को मैं बोल रही हूँ जो आपकी साफ पानी आ रहा है, टैप वाटर। ओके, और वेन्स को मैं बोल रही हूँ कि ड्रेनेज में जो आपके घरों से पानी जा रहा है, और हर एक घर, हर एक हाउस जो है वो इज इक्वल्स टू है सेल के, राइट। तो अब यहाँ पे क्या सिस्टम है कि भाई खाया पिया पचाया, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया सेल ने, अब जो बचा हुआ है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है रेस्पिरेशन और सारी उसके बाद, तो वो वेन से जाके
सारी की सारी यहाँ फिर से वेन वाली कैपिलरी में इकट्ठा होके एक मेन वेन में इकट्ठा हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे जो वेन वाला काम है ना वो ड्रेनेज वाला है, और जो टैप वाटर वाला है वो आर्टरी वाला है। और ये हाउस जो मैंने बनाए यानी कि ये आपकी बॉडी की हर एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे यही एक सिस्टम होता है। और पंपिंग वाला काम कहाँ हो रहा है भाई? आपके हार्ट में। ठीक है, ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के। तो भाई ये जो मेन वेन आएगी ना, वेना कावा जो मेन वाली आती है वो यहाँ पे आती है ब्लड को लेके, फिर इधर भेजा जाता है, फिर लंग्स को भेजा जाता है जो ऑक्सीजन लेके आओ। यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया है क्योंकि वेन्स में क्या है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है। अब ये इधर जाएगा, लेके आओ, और वो ऑक्सीजन को लेके फिर यहाँ पे पोर करेगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ऑरटा में जाता है मेन वाली। ओके, अगर आपको ये फंक्शन क्लियर हो गया हो दैट इज गुड फॉर मी। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। राइट, सो नेक्स्ट है which vessels bring deoxygenated blood from the body to the heart. ओके, तो यहाँ पे which vessel bring deoxygenated blood, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बॉडी से हार्ट की तरफ। आपको फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया था, ये देखिए जैसे ये मैन है, ये मैन की पूरी बॉडी है, ये इसको पार्ट बोलते हैं जो आपके शोल्डर से ऊपर का है, इसको बोलते हैं सुपीरियर, और यहाँ जो शोल्डर से नीचे वाला है इसको बोलते हैं इन्फीरियर। राइट, तो हार्ट आपका जैसे यहाँ है, तो यहाँ से ऑरटा निकली, पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे कैपिलरीज फैल गई, और हर सेल में फिर वही वाला सिस्टम होगा जो भी मैंने हाउस वाला बताया है, और उसके बाद मेन वेन में जाके फिर वो हार्ट में ऐसे पोर हो जाता है। ओके, तो ये लंग से नहीं पूछ रहा है, तो पल्मोनरी ऑप्ट मत करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। विच वेसल ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, बॉडी से पूछ रहा है। सो ऑप्शन है ए पल्मोनरी वेन, बी है ऑरटा, सी है वेना केवा, और डी है पल्मोनरी आर्टरी। सो देखिए आर्टरी में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा वेना केवा। क्योंकि जो देखो जैसे ऑरटा होती है ना घर की प्राइम मिनिस्टर, ऑरटा जो मेन जो है सबसे बड़ी वाली, और ऐसे ही वेन में है, तो वेन में जो सबसे बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? वेना कावा। ओके, ये याद रखिए, वेन का वेना कावा और आर्टरी का ऑरटा। ठीक, वेना केवा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कैसे? आप जैसे बैठे हुए हैं तो जो आपके राइट हैंड साइड पे हार्ट वाला पोर्शन है, राइट हैंड साइड वाला, तो वो अभी मैंने यही तो एक्सप्लेन किया, जो राइट हैंड साइड वाला है तो वो उसमें ब्लड पहले यहाँ पे आएगा, फिर नीचे वाले वेंट्रिकल में, ऊपर वाले ये देखो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ओके, सो ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड आया, ये देखो सुपीरियर वेना, इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा ऊपर यानी कि ब्रेन वाले पार्ट से ब्लड को लेके आएगी। ओके, सुपीरियर वेना केवा सुपीरियर पार्ट से लेके आएगी, इन्फीरियर वेना केवा इन्फीरियर पार्ट से लेके आएगी। तो आपको बॉडी से ही तो पूछा गया, हेड से तो नहीं पूछा गया, तो आप लगाएंगे इन्फीरियर वेना केवा, और ये आके पहले यहाँ पे लाएगी, फिर एक वो नोड होता है, याद रखिए एवी नोड, एसवी नोड, तो एसवी नोड से फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्लड, और फिर ये अंदर भेजा जाएगा, जाओ भैया ऑक्सीजन को लेके आओ। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा द हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय, जो हार्ट बीट है उसको कैसे कंट्रोल होता है? ए लंग्स, बी ब्रेन, सी कार्डियक मसल्स, एंड डी किडनी। सो यहाँ पे याद रखिएगा हार्ट से रिलेटेड जितनी भी मसल्स यूज़ की जाती हैं दैट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। राइट, इवन आपने जो हार्ट के डॉक्टर्स देखे होंगे या फिर हॉस्पिटल देखा होगा तो उसका नाम ही होता है कार्डियोलॉजी। राइट, स्टडी ऑफ द हार्ट और हार्ट रिलेटेड मसल्स, सो दीज आर कॉल्ड द कार्डियक मसल। राइट आंसर इज कार्डियक मसल्स। Special cardiac muscles contract rhythmically to maintain heartbeat। rhythmically का मतलब एक तरीके का लब डब साउंड होता है। rhythmically का मतलब कोई भी चीज़ बिल्कुल राइमिंग वे में कि उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अगर डिस्टर्ब हुआ तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी। ओके, rhythmically मतलब जैसे यू और यू एक तरीके का ग्राफ बनता है rhythmically। राइट, और ये रही यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हार्ट को बनाती हैं, दैट आर कॉल्ड दी कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट है विच पार्ट
ऑफ द हार्ट सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट साइड, राइट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये है हार्ट आपका, मान लीजिए, ठीक है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड को, यानी कि ये जो राइट साइड है और ये वाला, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड को कौन सेपरेट करता है? आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ए है वॉल्व, बी है सेप्टम, सी है ऑरेटा, डी है वेंट्रिकल। तो राइट आंसर है हमारा, देखिए, सेप्टम। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ सेप्टम इज अ मस्कुलर वॉल दैट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ये जो इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है राइट अट्रियम में, फिर जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट, ऊपर वाले अट्रियम, ये भी और नीचे वाले वेंट्रिकल, ये दोनों की मिक्सिंग ना हो, क्योंकि यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि लेस ऑक्सीजन वाला, और यहाँ पे है ऑक्सीजनेटेड, जो कि ऑर्टा के थ्रू दे दिया जाता है। ओके, सो इन दोनों की मिक्सिंग ना हो, इसके बीच में एक दरवाजा होता है, उस डोर को क्या बोलते हैं? सेप्टम। ओके, याद रखिएगा, सेप्टम। नेक्स्ट है, विच साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? अब जल्दी से आंसर इसका दीजिए। ए है राइट साइड, बी है लेफ्ट साइड, सी है बोथ साइड एंड डी है मिडिल पार्ट। ओके, सो आंसर होना चाहिए लेफ्ट साइड। देखिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट साइड से जैसे क्लॉक घूमती है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं ना, इस तरीके से क्लॉक में जैसे 1 2 3, तो अपनी बॉडी को भी इमेजिन कर लीजिए कि शोल्डर पे 1 बज रहा है, 1 o'clock हो रहा है, शोल्डर से थोड़ा सा नीचे चेस्ट पे 2 o'clock हो रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे 3 o'clock, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमता है ये। और जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड से निकलता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन कम है, तो वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट, राइट साइड से। ओके, सो ये इस तरीके का क्लॉकवाइज, यहाँ से निकला, यहाँ गया, पूरी बॉडी में घूमते घूमते इस तरह आया। सो क्लॉक हो गई 1 2 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड द पंप इट टू द बॉडी। ओके, नेक्स्ट है, द वॉट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? रिकॉल करिए, याद करिए, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या था? ए कैरी ऑक्सीजन, बी फाइट जर्म्स, बी हेल्प इन द क्लॉटिंग एंड डी है ट्रांसपोर्ट फूड। देखिए, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये रिपीटेड हैं, बट समटाइम्स क्या होता है, आंसर सेम होते हैं बट क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का एक फंक्शन क्या था हमारा? यस, हेल्प इन क्लॉटिंग। सो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स फॉर्म क्लॉट्स एट द साइट ऑफ इंजरी टू स्टॉप ब्लीडिंग। देखिए, कहीं पे भी इंजरी हो गई, ये इस तरीके से सेल रप्चर हो गई, 2 पार्ट्स में कोई भी कट लग गया, यहाँ पे आरबीसीज, प्लाज्मा, मतलब ब्लड निकलना शुरू हो गया। अब प्लेटलेट्स आया, उसको पता चला कि भाई उसको वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, तो क्या करेगा? प्लेटलेट्स आएंगे और प्लेटलेट और यहाँ पे एक तरीके का नेट बना देते हैं। अब क्या, जब ये नेट बन गया ना, तो ये जो आरबीसीज बाहर निकल रहे हैं ना कूद कूद के, अब ये अंदर ही रह जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज अंदर रह जाएंगे, और सिर्फ क्या निकलेगा बाहर? सीरम। ओके, और थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, और भगवान करे चोट ना लगे, बट फिर भी आप कभी किसी के भी लगे तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नेट लग जाता है, तो उसके बाद सारी की सारी जो कॉप्सल्स हैं, सेल्स हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं, थोड़ी देर बाद प्लाज्मा, सीरम सब निकलना बंद हो जाता है। ओके, सो प्लेटलेट्स का काम है हेल्प इन क्लॉटिंग। नेक्स्ट है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से पूरी बॉडी में? ए है पल्मोनरी आर्टरी, बी है वेना केवा, सी है ऑर्टा, और डी है पल्मोनरी वेन। तो वो एक मेन वाली कौन सी थी, क्या नाम था उसका, जो घर की प्राइम मिनिस्टर थी? यस, ऑर्टा। ऑर्टा क्या करती है? इट इज़ अ लार्जेस्ट आर्टरी एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ओके, ये लार्जेस्ट आर्टरी है क्योंकि ये ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करके और ब्रांचेस में जगह जगह बट जाती है, बिल्कुल ट्री की रूट की तरह, और फिर हर सेल में कैपिलरी फॉर्म में घुस जाती है। नेक्स्ट है, विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड गिव्स इट रेड कलर? ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट, सी हीमोग्लोबिन एंड डी डब्ल्यूबीसीज। रेड कलर ब्लड को कौन देता है? अभी हमने पीछे हीम प्रोटीन डिस्कस किया था ना, सो आंसर है हमारा हीमोग्लोबिन। ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। सो हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। ओके, नेक्स्ट है,
विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन अकर बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स के बीच में जो भी सर्कुलेशन होता है, पार्ट 1 में आपको मैंने डिस्कस किया था, 2 तरीके के सर्कुलेशन होते हैं हमारे में, इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेशन है ना उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि पहला क्या होता है, जो पूरी बॉडी में जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक, और जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, यस, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है भाई, एक तो भाई मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस किया, 4 सेप्टम, सॉरी 4 डिवीजन होते हैं, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, और ये बीच में किससे डिवाइड होता है, सेप्टम, रिकॉल करिए, सेप्टम से ब्लड आया, इंफीरियर से सुपीरियर वेना केवा से यहाँ पे भरा, और उसके बाद नीचे आ गया, नीचे के बाद ये किसको भेजा जाता है, ऑक्सीजन लेने के लिए, जाओ भाई लेके आओ, यस, पल्मोनरी आर्टरी को, ओके, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है बॉडी की जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। रिकॉल करिए फर्स्ट पार्ट में कि सारी आर्टरीज में कैसा था ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेम ये वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू दी वेन, सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट एक पल्मोनरी वेन ऐसी होती है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं जब ये वाला सर्कुलेशन होता है ना हार्ट की मसल, हार्ट वेंट्रिकल से, और ऑक्सीजन लेने वाला लंग्स को जाके और फिर से वापस ब्लड को लेके आने वाला ऑक्सीजन वाला, तब उसको बोलते हैं पल्मोनरी। और जब यहाँ से ये पूरे बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। याद रखिए, pulmonary circulation transport blood between the heart and lungs, and heart and lungs related with the pulmonary circulation, and the heart to heart and body, full body क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक, ओके, सिस्टमैटिक, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल हार्ट बीट रेट इन अडल्ट्स। तो अगर ये आपको कंफ्यूजिंग ना लगे, ये सभी को आना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए। ऑप्शन ए है 20 टाइम्स पर मिनट, बी है 72 टाइम्स पर मिनट, सी है 150 टाइम्स पर मिनट, एंड डी है 200 टाइम्स पर मिनट। सो व्हाट इज द एक्यूरेट हार्ट बीट, सो आंसर है हमारा 72 टाइम्स पर मिनट, राइट, 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 टाइम्स लब डब साउंड होना चाहिए। आपको साउंड नहीं सुनाई देता है, आपने देखा होगा जनरली जब भी फीवर होता है या फिर कुछ भी आपकी बॉडी में आपको फील होता है कि आज मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर्स के पास आप गए, वो क्या करते हैं, नर्व्स देखते हैं आपकी, ठीक है, रिस्ट कहेंगे अपनी रिस्ट दो, या स्टेथोस्कोप लगा के बोलेंगे पीठ घुमा के बैठ जाओ, सॉरी घूम के बैठ जाओ, पीठ पे चेक करना है, चेस्ट पे चेक करते हैं, तो वो क्या सुनते हैं, 72 टाइम्स पर मिनट रिदमिकली ये चल रहा है कि नहीं। अगर इससे कम है तो भी बॉडी में प्रॉब्लम है, अगर इससे ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, ओके। तो यहाँ पे नर्व्स पकड़ के क्या चेक करते हैं आपकी, बोलते हैं ना नर्व्स देखने दो और देखना है हार्ट बीट कैसी है, तो बस ये एन एवरेज हेल्दी अडल्ट हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट, ओके। सो नेक्स्ट है, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल। इनमें से हार्ट के, ये रहा हार्ट और ये रहे 4 चैम्बर, इनमें से किसकी वॉल, यानी कि ये जो दीवारें हैं, 1 हो गया 2 हो गया, ये सबसे ज़्यादा मजबूत किसकी बनाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा थिक किसकी है, मोटी किसकी है। तो देखो जिसको काम ज़्यादा होता है वही मजबूती रखता है, घर में जो काम ज़्यादा करेगा वही अच्छे से खाएगा पिएगा, है ना, क्योंकि वो भी उसको काम करना है। बाकी क्या है कि आराम से ठीक है खा लेंगे कोई बात नहीं। तो ए है राइट एट्रियम, बी है लेफ्ट एट्रियम, ये देखिए राइट एट्रियम, राइट साइड वाला राइट एट्रियम, और बी वाला ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। सो यहाँ से ब्लड आया, इसको दिया गया और टप इसको यहाँ पे दे दिया गया, फिर यहाँ पे लंग्स को भेजा गया, जाओ भाई ऑक्सीजन लेके आओ O2, फिर वो वापस लाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है और फिर इसको दे दिया जाता है। सबसे ज़्यादा काम किसको करना है भाई, इसको करना है, क्योंकि आर्टरी को देना है और पूरी बॉडी में भेजना भी है, तो प्रेशर ज़्यादा किसके ऊपर है, इसके ऊपर। तो राइट आंसर हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ देखिए ये रहा सेप्टम, ओके,
और सेप्टम जो बीच की लाइन है जो डिवाइड करती है आर्ट्रियम राइट पार्ट को और लेफ्ट पार्ट को, और यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना जहाँ से मेन ऑर्टा निकलती है, तो भाई सारा काम इसको करना है। प्रेशर इस पे ज़्यादा है तो इसकी वॉल भी मोटी रखी जाती है ताकि ज़्यादा प्रेशर ये झेल पाए। So the left ventricle pumps blood to the entire body, so it has a thick muscular wall. नेक्स्ट है विच ब्लड वेसल्स हैव वॉल्व्स। ठीक है, इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स में वॉल्व्स होते हैं। ये क्वेश्चन पार्ट 1 में भी था बट किसी और लैंग्वेज में था स्टेटमेंट में, तो फिर से करते हैं। ए है आर्टरी, बी है वेन, सी है कैपलरी, डी है ऑर्टा। तो यहाँ पे वॉल्व किस में पाए जाते हैं। वॉल्व का मतलब एक तरीके से जैसे ये ट्यूब है, चाहे आर्टरी और वेन, अभी मैं आंसर बताऊंगी कि ये आर्टरी है कि वेन है। इसमें इस तरीके से ना दरवाजे से लगे होते हैं इस तरीके से, जो कि बैक फ्लो को, यानी कि एक बार ब्लड आ गया सो आ गया, अब ये वापस नहीं जाएगा, इसलिए वॉल्व्स होते हैं। तो आंसर है हमारा वेन। ये देखिए ये जो वेन है ना इसमें वॉल्व्स होते हैं। अगर ये इस तरीके के वॉल्व नहीं हुए तो ब्लड ना कहीं पे भी घूम रहा है, यानी कि मिक्सिंग हो जाएगी। लेकिन वेन में क्या होते हैं, जो वहाँ जहाँ पे कौन सा ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, सो वॉल्व इन द वेन्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भाई वेन में सर्कुलेट होगा एक ही डायरेक्शन में, वापस नहीं आएगा कि अरे भाई हमारा कुछ छूट गया लो लेके आए, नहीं, एक डायरेक्शन में जाएगा और वो सीधे जाके मेन वेन, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा को दे दिया जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। पार्ट 1 में भी एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी कि हार्ट के रिस्पेक्ट में आप रिलेट करेंगे, ब्लड को प्यूरिफाई किया जा रहा है, और जब फिल्ट्रेशन की बात होगी तो आप किडनी यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच ब्लड सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, और ये कॉमन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इनमें से किस सेल में, ब्लड की किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, क्योंकि कुछ जो मैमल्स हैं उनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है। ओके, और कुछ हम जो ह्यूमंस हैं हम भी मैमल्स हैं, लेकिन हमारी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, ए डब्ल्यूबीसीज, बी आरबीसी, सी प्लेटलेट्स एंड डी प्लाज्मा। तो आंसर है हमारा आरबीसीज। हमारी जो आरबीसीज होती है ना, है तो देखो सेल, ओके, यही तो बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसीज है सेल पूरी की पूरी, लेकिन सेल में वैसे नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, सो ह्यूमन आरबीसीज लैक न्यूक्लियस टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। देखो इसमें सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि अपनी प्रोजेनी बनाना, अपने जैसे दूसरे बनाना, अपने यंग वंस बनाना। इसीलिए हमारी आरबीसीज क्या होती हैं, आरबीसीज माइटोसिस मियोसिस नहीं करती। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है उसके पास, राइट, तो किसी भी तरीके का डिवीज़न नहीं करती। अब ये आरबीसीज बनती कहाँ है, बोन मैरो में, और इनका जो लाइफ स्पैन कितना होता है आपने पढ़ा है, अगर इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, हमारी बॉडी में आरबीसीज बनी बोन मैरो में और ब्लड को दे दी गई, जाओ भाई अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम करो, और उसके बाद ये 120 डेज तक का ये लाइफ स्पेंड करती हैं, और उसके बाद डेड हो जाती हैं। डेड होके ये कहाँ चली जाती हैं, स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन भी एक छोटा सा ऑर्गन है, हमारी बॉडी का है, तो भाई ये डेड होके यहाँ चली जाती हैं। ओके, सो इसमें आरबीसीज नहीं, सॉरी न्यूक्लियस नहीं होता। अदरवाइज हमारी बॉडी में जो आरबीसीज है ना वो अपने आप ही बनती रहती, ज़्यादा हमें कुछ आरबीसीज के लिए एक्स्ट्रा खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हीमोग्लोबिन के लिए एक्स्ट्रा खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। इनमें से हाइपरटेंशन क्या है, जो अभी एग्ज़ाम अपेयर कर रहे होंगे ना उनको पता है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। कि भाई टेंशन का बिल्कुल हाइप फॉर्म क्या होगा, हाइपरटेंशन। तो उसमें क्या होता है, ए शुगर लेवल, लो शुगर लेवल, बी हाई ब्लड प्रेशर, सी लो हार्ट बीट एंड डी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो भाई आप राइट आंसर इसमें से लगा सकते हैं, यस आंसर इज बी हाई ब्लड प्रेशर। देखो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है पढ़ाई का, इसको इसी तरह से रिलेट करके याद करो। प्रेशर जब पढ़ाई का ज़्यादा हुआ तो उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन। पढ़ाई ज़्यादा है, आपने
बहुत ही कम पढ़ा हुआ है, या पढ़ तो रहे हैं बट वो लर्न नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इस वीडियो के थ्रू याद हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश भी कर रही हूँ कि आपको लर्निंग भी इसी से ही हो जाए, ताकि और भी सब्जेक्ट्स है आपके, आप उसमें टाइम दे सके। तो हाइपर टेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल। देखो ये आर्टरी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये हाइपर टेंशन याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर जो रिलेट करते हैं ना आर्टरी के लिए ही करते हैं, वेन के लिए नहीं करते कभी भी। ओके, ये भी याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर कब काउंट करते हैं, आर्टरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल कंडीशन है कि आर्टरी में मोटी मोटी आर्टरी, और पहले ऑर्टा को आया और अब आर्टरी में इस तरह से नॉर्मल ब्लड जा रहा है। प्री हाइपरटेंशन आपको थोड़ी थोड़ी टेंशन है, अब ये जुलाई हो गया, दिसंबर आ गया, थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी कि अब बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं फैब में, ओके। और वन डे एग्जामिनेशन और मेडिकल वाले भी अब आते हैं कि हाँ चलो मई और जून में उनके एग्जाम है, समटाइम्स अप्रैल में भी होता है, तो फिर ये उनको थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी। क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्लड है आर्टरी का, वो थोड़ा थोड़ा कम फ्लो होना शुरू हो गया, आर्टरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब ये आता है मेन हाइपरटेंशन। उसमें क्या हो जाता है, आर्टरी का जो ब्लड है ना वो बहुत ही, आर्टरी जो है बिल्कुल सिकुड़ने ऐसी लगती है और ब्लड बहुत ही कम फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पे हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर इज हायर देन दी नॉर्मल। और बाकी के ब्लड प्रेशर के मैंने थर्ड पार्ट में रखे हुए, वीडियो बहुत ही लेंदी हो रहा था। और देखिए पढ़िए सिर्फ उतना ही जितना आप लर्न कर पाए पर डे। अदरवाइज आपने ये सोचा कि आज मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा या कर लूँगी, तो भाई आप समझिए कि ये ना एक्स्ट्रा पढ़ने वाला जो है, पढ़िए सिर्फ उतना जितना कि आप डाइजेस्ट कर पाए, खाइए सिर्फ उतना कि जितना आप डाइजेस्ट कर पाएँ। एक्स्ट्रा आप नहीं खा सकते एक दिन में, उसी तरह आप एक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते एक दिन में। सो इसको कोशिश करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे के वीडियो और आप मेरे लास्ट वाले वीडियो भी देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा एग्जाम्पल और रिलेट करके पढ़ेंगे उसमें उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा और लर्निंग भी जल्दी होगी। और ये सिर्फ साइंस में ही अप्लाई नहीं करना है, ये सारे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।